हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे कल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 एग्जामिनेशन का। इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल वीडियो इस पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में आपको कहीं नहीं मिलेगी। बहुत ही कम लोगों को इस एग्जामिनेशन के प्रोसेस के बारे में पता होता है और अभी इससे पहले फेज 9 भी हुआ था, तब भी हमने बताया था डिटेल में। और आगे इस एग्जाम का फॉर्म भरना भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, आपको यही नहीं पता चलता कौन सी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, आप एलिजिबल हो या नहीं, एग्जाम सेंटर कहाँ पे पड़ेगा, कितनी बार फॉर्म भरना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिसकी इन्फॉर्मेशन खुद से जुटा पाना बहुत मुश्किल होगा। अगर आप पहली बार एसएससी के एग्जाम्स का फॉर्म भर रहे हो और उसमें भी सबसे पहला फॉर्म सिलेक्शन पोस्ट का ही सोच के बैठे हो कि चलो ये भर देता हूँ, तो बहुत मुश्किल टास्क है। आप 10-15 दिन इसी में वेस्ट कर दोगे, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी पोस्ट देखनी है, ये सब चीज़ों में। ठीक है, ये वीडियो एक रामबाण की तरह काम करेगी। इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि आपको अप्लाई करना चाहिए इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए या अप्लाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, नोटिफिकेशन कल रात आ गया था, मैं कल रात भी वीडियो डाल सकता था, लेकिन मैंने थोड़ा इसके ऊपर बैकग्राउंड वर्क भी करा, जो वैकेंसीज हैं उसे थोड़ा स्ट्रीमलाइन सही तरीके से अरेंज करा, जिससे कि आपको ये पता चल पाए कि आपके रीजन में टोटल कितनी वैकेंसीज बन रही है। और साथ ही साथ इसके लिए मैं एक एक्सेल शीट और प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएँ कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। ठीक है, तो अभी जल्दी मत करना फॉर्म फिल करने की। अगर आप सोच रहे हो इसके लिए अप्लाई करने का, तो एक हफ्ता रुक जाना, एक हफ्ते में कुछ और वीडियोज आएंगे जिससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी। अभी आपके पास 1 महीने का टाइम मिलेगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम क्या क्या चीज़ें इस एग्जाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये बता देता हूँ मैं आपको, कोई भी एग्जाम आप भरते हैं, नोटिफिकेशन को खुद से एक बार जरूर रीड कर लिया करें। कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है कि मेरे बताने में या फिर किसी और से आप देख रहे हो, आगे कोई और एग्जामिनेशन हो जिसके बारे में मैं भी वीडियो नहीं बना रहा, तो एक बार नोटिफिकेशन रीड कर लोगे तो गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। एक बार ऊपर ऊपर से वीडियो देख ली जिससे सारी चीज़ें समझ आ जाए, फिर नोटिफिकेशन रीड करोगे तो चीज़ें आपके लिए भी आसान हो जाएंगी और कोई एरर भी नहीं होगा आपसे। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोटिफिकेशन का दे दूंगा। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे किस तरह की जॉब्स हैं इसमें। जैसे कि लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक की सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। लेवल मतलब लीस्ट पेइंग जॉब थ्रू एसएससी, और लेवल 7 की जॉब जो हमारी एसएससी सीजीएल के थ्रू इंस्पेक्टर लेवल की जो पोस्ट होती है वहां तक की। तो सैलरी की अगर मैं बात करूंगा इसकी, तो जो सैलरी जाएगी हमारी, वो अगर मैं एक्स सिटी की बात करूं तो आपकी 32-33 हज़ार से लेके जो ये जाएगी 84 हज़ार तक जाएगी। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोस्ट के हिसाब से आपके पास एलिजिबिलिटी है उस पर्टिकुलर पोस्ट की या नहीं, उसके हिसाब से आप अप्लाई करेंगे और सिलेक्शन हो गया तो आपको जॉब मिलेगी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ एलिजिबिलिटी के बारे में, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, किस तरह के पेपर्स हैं, उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, जो कि फ्रीली अवेलेबल है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फॉर्म को फिल कैसे करना है, फोटो और सिग्नेचर कैसे होने चाहिए आपके। ठीक है, किस तरीके से आप अपने लिए बेस्ट जॉब चूज करें, फॉर्म फिल करने में जो जो दिक्कतें आती हैं वो सारी बताएंगे, और किस तरह से आपको मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो सारी चीज़ें। ठीक है, पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगता है और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर भी डिस्कशन होगा। और ये कुछ मेजर मेजर पॉइंट्स लिखे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे इन बिटवीन। उससे पहले दो नोटिफिकेशन कल भी आए थे जो कि टेलीग्राम चैनल पे दे दिया था। एसएससी जीडी का जो फिजिकल एग्जामिनेशन होना है उसकी डेट आ गई थी, वो 18 मई से लेके आपका 9 जून के बीच में कराया जाएगा। ठीक है, जनरली होता क्या है कि जिस डेट पे फिक्स हो उसी पे आपका एग्जाम कराया जाता है। मान लो आपका एक ऐसी पर्टिकुलर डेट पे एग्जाम पड़ जाता है फिजिकल, ये मैं एसएससी जीडी एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और उस दिन आपको कोई और एग्जाम भी है, कोई अर्जेंट सिचुएशन है, तो आप वहाँ पे एक बार उस टाइम पहले जाके बात कर लें, आपकी हो सकता है डेट रिशेड्यूल करा दी जाए। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आरआरबी एनटीपीसी, जिसका फेज 4 और फेज 6 का एग्जामिनेशन अभी हुआ था, इसके आंसर की आज शाम को 5 बजे आ जाएगी। उसकी कंपाइलेशन भी टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, इन प्रिंटेबल फॉर्मेट, इन मॉक टेस्ट फॉर्मेट एंड बेसिक आरआरबी एनटीपीसी फॉर्मेट। जैसे ही आएगी उसके कुछ ही टाइम के अंदर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज कहोगे तो अगर वो भी हो पाया तो वो भी करवा दूंगा। ठीक है, लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था। अब सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं। अगर आप देखेंगे, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हो, आज है कल 12 तारीख को नोटिफिकेशन निकला था, आज 13 है, अगले महीने की 13 तारीख तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो अगले महीने की 13 तारीख है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखी जाएगी वो भी 13/6 से पहले तक की देखी जाएगी। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ, जल्दबाजी मत करना, हो सकता है अभी आप फॉर्म फिल करने बैठे हैं तो सर्वर इशू आ रहा हो, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ लोग एकदम आते ही फॉर्म फिल करते हैं तो सर्वर इशू आ जाता है। सबसे बेस्ट टाइम होता है नोटिफिकेशन निकलने के एक हफ्ते बाद का, जिस टाइम बड़े इजीली फॉर्म सबमिट हो जाता है। और जो लास्ट डेट होती है अपनी 13/6, इसके मतलब जब लास्ट डेट होती है उसके एक हफ्ते पहले भी काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है सर्वर पे, तो फॉर्म फिल करने में दिक्कत आती है। तो इनके जो बीच का टाइम है, जो बीच के 2 हफ्ते हैं, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है फॉर्म फिल करने के लिए। बाकी आप थोड़ा रुकें, चीज़ों को समझें, उसके बाद ही फॉर्म फिल करें, जल्दी ना करें। फॉर्म फिल करने में गलती हो गई तो दिक्कत होती है फिर।
ठीक है। तो यहाँ पे बाकी सारी यही चीजें दे रखी हैं छोटी छोटी। जो आपकी जो टीयर 1 होने वाला है, मेन टीयर 1 ही होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, उसकी डेट है अगस्त में। ठीक है, तो टेंटेटिवली कराया जाएगा। अभी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 हुआ था, वो फरवरी और मार्च में करवाया गया था, उसके आंसर की भी हमारे पास है। अब यहाँ पे जो पोस्ट अवेलेबल हैं वो 10th पास एस्पिरेंट्स के लिए भी अवेलेबल है, 12th पास के लिए भी, और ग्रेजुएशन जिन लोगों ने कर लिया उनके लिए भी है। और कुछ ऐसी पोस्ट भी होंगी जिसमें ग्रेजुएशन के साथ कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स मांग रहा होगा, 10th के साथ कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स मांग रहा होगा। तो जरूरी नहीं है खाली 10th पास हो आप तो सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो गए, खाली ग्रेजुएट हो तो भी सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ पोस्ट ऐसी होंगी जिसमें पर्टिकुलर स्किल की रिक्वायरमेंट होगी, तो वहाँ पे स्किल टेस्ट भी हो सकता है, अदरवाइज आपका नॉर्मल कोई और सर्टिफिकेट्स भी मांग सकते हैं। ठीक है, मेट्रिकुलेशन के साथ या हायर सेकेंडरी के साथ या ग्रेजुएशन के साथ। कोई ऐसी पोस्ट है जिसमें सिर्फ ये कहता है कि 10th पास एस्पिरेंट एलिजिबल है, तो उसमें आप 12th पास हो या ग्रेजुएशन वाले ऑलरेडी वो तो एलिजिबल होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इसलिए मेट्रिकुलेशन लेवल की पोस्ट के लिए मैक्सिमम फॉर्म्स डाले जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ जो वैकेंसीज हमारी ऑल ओवर इंडिया है, ठीक है, अलग अलग जगहों पे, ठीक है, अलग अलग जोन्स हैं एसएससी के, जैसे ईस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन। ठीक है, तो फॉल फिल करते टाइम आपको देखना होता है कि किस रीजन की वैकेंसी है, किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, जहां आपकी पोस्टिंग होती है मेन लोकेशन वहीं होगी आपकी काम करने की, उसी स्टेट में होगी। लेकिन यस, अगर रिक्वायरमेंट पड़ी वो तो स्टेट से बाहर भेज सकते हैं, ये लिखा होता है। ठीक है, टोटल 337 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पोस्ट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिसके लिए यहाँ पे इसी एक ही एग्जाम से रिक्रूटमेंट होगी। आप देखेंगे जो पोस्ट होंगी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिसर्च असिस्टेंट, ये लेवल 7 की पोस्ट है। लेवल 7 का मतलब होता है एक इंस्पेक्टर लेवल, जिसका बेस पे 44,000 समथिंग कुछ होता है, और जो अगर एक्ससिटी में मिलता है तो आपकी जो ग्रोस सैलरी होती है वो 84,000 के आसपास बन जाती है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, इसके लिए देखो आपको यहाँ पे सारी चीजें मेंशन होती है कि एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, वो भी दिख जाएगा अभी आने वाली स्लाइड्स में, और कौन से डिपार्टमेंट में आपकी ये पोस्ट रहने वाली है। तो यहाँ पे जैसे वेस्टर्न रीजन का दिखा रहा हूँ WR का, तो आप अलग अलग चीजें देख सकते हैं, अलग अलग पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशनल असिस्टेंट हो गया, ये लेवल 6 की पोस्ट है। यहाँ पे लेवल 1 की मल्टीटास्किंग स्टाफ लेवल 1 की पोस्ट है, जिसके लिए जनरली 10th पास मांगा जाता है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग लेवल की पोस्ट हो जाएंगी। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे दिखा हुआ है, वो थोड़ा स्क्रीनशॉट कट गया, अभी ये बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चीज पे कि यहाँ पे कौन सी क्वालिफिकेशन है वो भी लिखा होगा, और इसके साथ अगर कोई एक्स्ट्रा स्किल चाहिए तो वो कैसे पता करें वो मैं आपको आगे बताऊंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सारी प्रीवियस जो पिछले साल हुआ था सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 एग्जामिनेशन, उसकी सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। वैकेंसीज की बात करूं, जो टोटल वैकेंसीज है सभी लेवल्स का मिला के अपने पास यहाँ पे 2065 वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये अलग है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की जो 30 वैकेंसीज है ये अलग है, एचएच कैटेगरी की अलग है, वीएच कैटेगरी की अलग है, पीडब्ल्यूडी की अलग है, और ईडब्ल्यूएस की अलग है। ये मतलब सारी की सारी बिल्कुल इंडिविजुअल रखी हुई है, मिक्स नहीं करी हुई। ठीक है, कई बार क्या होता था कि जैसे अपना SC ST OBC UR और EWS, इनकी अगर मैं पांचों को ऐड कर दूं तो भी हमारे पास जो टोटल वैकेंसीज बनेंगी वो 2065 से कम बनेंगी, तो इनकी यहाँ पे इन्होंने सेपरेट दिखा रखी है। ठीक है, SSC की अलग अलग रीजनल वेबसाइट्स होती हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे SSC NR की बात करूँ तो sscnr.net.in। ठीक है, अगर नॉर्दर्न रीजन की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड। सेंट्रल रीजन की बात करेंगे प्रयागराज, इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार आएगा। ये सारी चीजें दे रखी हैं यहाँ पे। अब ये रीजनल वेबसाइट्स के बारे में और रीजनल स्टेट्स के बारे में क्यों बता रहा हूँ, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तब उसका काम पड़ेगा। जैसे अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश एंड बिहार अपना CR में हो गया, ऐसे ही अपना ER में कुछ है, KKR में, ये सारे स्टेट्स दे रखे हैं। अब मैं आपको स्टेट वाइज वैकेंसी दिखा देता हूँ, क्योंकि जब आप अप्लाई कर रहे होंगे फॉर्म को तो आप कोशिश करेंगे कि अपनी स्टेट में ही आपको जॉब मिले। मान लो आप नॉर्दर्न रीजन से, आप दिल्ली से हैं, तो आपका टारगेट ये होगा कि यार दिल्ली में जॉब मिल जाए तो अच्छा है, या उसके आसपास के इलाकों में। तो स्टेट वाइज वैकेंसीज वहां पे अलग से मेंशन नहीं कर रखी, तो ये कंपाइल करके हमें निकालना पड़ा सारा का सारा। तो आप देखेंगे यहाँ पे सेंट्रल रीजन में टोटल अपने पास यहाँ पे 102 वैकेंसीज हैं, ईस्टर्न रीजन में अपने पास 376 वैकेंसीज हैं, और ऐसे सभी रीजन का देखेंगे। अगर मैं नॉर्दर्न रीजन की बात करूं जिसमें अपना दिल्ली आ रहा था, नॉर्दर्न रीजन में अपनी 461 वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारा कैटेगरी वाइज डेटा अवेलेबल है। आगे बढ़ता हूं मैं। फॉर्म भरने के लिए आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पे जाना पड़ेगा। फॉर्म कैसे भरना है, कैसे पोस्ट सेलेक्ट करनी है, वो भी इन ड्यू कोर्स में बताऊंगा। अगर मैं बात करता हूं जो क्रूशियल डेट है आपकी ओबीसी सर्टिफिकेट की, बेसिकली वो 13/6/2022 है। ठीक है, इस डेट तक आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है, पिछले 3 साल तक की शायद उसमें वैलिडिटी होती है, तो देख लेना ओबीसी सर्टिफिकेट अगर आपका नहीं बना हुआ है तो वो बनवा लेना। ऐसे ही ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट भी आपका अभी तक नहीं बना हुआ है तो उसे बनवा लेना इस साल के लिए, तभी आप अप्लाई करना। इन केस अगर आपने ओबीसी या ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट कैटेगरी से अप्लाई कर दिया और फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आप प्रोड्यूस नहीं कर पाए, तो उस केस में आपको अनरिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट मान के कंसिडर किया जाता है। आगे बात करता हूँ एज रिलैक्सेशन के बारे में, तो आपको ऑलरेडी पता ही है
कि यहाँ पे ओबीसी जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें 3 साल का मिलता है, SC/ST को 5 साल का, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 साल का, पीडब्ल्यूडी ओबीसी को 13, पीडब्ल्यूडी SC/ST को 15 साल का। वो स्टैंडर्ड रिलैक्सेशन जो सभी गवर्नमेंट जॉब्स में होता है। ठीक है, अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं, ठीक है, जो अलग अलग पोस्ट होंगी जो उनकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, उसके जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका पब्लिश हो जाना चाहिए 13/6/2022 से पहले, तभी आप एलिजिबल रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म भर दिया से ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट के लिए और आप ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट आ रहा है फाइनल वो आपका अगस्त में आ रहा है, जुलाई में आ रहा है, तो आप एलिजिबल नहीं है। पेपर हो गए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए तब तक, कब तक, 13/6/2022 तक, तभी आप एलिजिबल रहेंगे। या कोई और स्किल टेस्ट मांगा गया है उसकी सर्टिफिकेशन चाहिए तो वो इस डेट से पहले आ जानी चाहिए, तभी आप अप्लाई करना। फॉर्म भरने के बाद जो भी आप एप्लीकेशन होगा उसे डाउनलोड कर लेना, वो अभी देख लेंगे। फीस की अगर मैं बात करता हूँ तो 100 रुपये एग्जामिनेशन की फॉर्म फीस है। यहाँ पे मल्टीपल फॉर्म्स आपको हो सकता है फिल करने पड़े अलग अलग पोस्ट के लिए, तो बार बार आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। अगर मैं बात करता हूँ कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है, जैसे कि सभी वीमेन कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म फ्री है। जो SC/ST, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, एक्स सर्विसमैन, इन सभी लोगों के लिए भी फॉर्म बिल्कुल फ्री है। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, पहले मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ। एसएससी का एग्जाम क्लियर करने के लिए खाली आपका एग्जाम पैटर्न ही सबसे पहले तो जरूरी होता है कि आप फॉर्म फिल करें और वो अच्छे तरीके से सबमिट हो जाए। फॉर्म सबमिट करना भी आज के टाइम में एक बड़ी चुनौती बन चुका है, क्योंकि लोग फॉर्म भी गलत फिल कर देते हैं। ठीक है, अभी सीजीएल का हम देख रहे थे 4 से 5% लोगों का फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया जिन्होंने फिल किया। ठीक, तो अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले तो आपका फॉर्म फिल होगा अभी अगस्त के अंदर, आपका Tier 1 हो रहा है। Tier 1 एग्जाम होने के बाद मेन जो मेरिट बनेगी आपकी, जो फाइनल सिलेक्शन होगा, इसके स्कोर पे ही डिपेंडेंट होगा। तो आपका जो टारगेट होगा मैक्सिमम इन चारों सेक्शन में एक्सेल करने का होगा, इसमें मैक्सिमम स्कोर करना है आपको। टाइम ज्यादा नहीं है, लिमिटेड टाइम में सारी चीजें कवर करनी है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे कौन से सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर आप नए हैं तो आप सारे सब्जेक्ट्स कवर नहीं कर सकते। एसएससी के पुराने स्टूडेंट है, आप सीजीएल से एचएसएल की तैयारी करते हुए आ रहे हैं, तो आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स कॉमन होंगे, आप आराम से अच्छा कर सकते हैं। इसमें नए हैं तो कुछ ही गिने चुने सब्जेक्ट्स पे आप काम करेंगे, तो आपके चांसेस फिर भी बने रहेंगे। ठीक है, और मन लगा के आपको पढ़ना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। पहले आपका Tier 1 होगा। Tier 1 के बाद आपका यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इसका आंसर की आएगी, फिर इसका रिजल्ट पब्लिश होगा, फिर आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी के जाएंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटिनी होगी आपकी, फिर आपका जो स्किल टेस्ट है, अगर स्किल टेस्ट होना है तो स्किल टेस्ट होगा, वरना आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको अलग अलग रीजनल ऑफिस में जाना पड़ेगा, जिस रीजन की पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ठीक है, इस प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, लगभग 2 साल तक आपके जा सकते हैं इस एग्जाम के प्रोसेस में, हो सकता है इससे ज़्यादा भी टाइम लग जाए, क्योंकि एसएससी बहुत सारे एग्जाम्स एक साथ करा रहा है, चीज़ों में टाइम लग रहा है। ठीक है, अब मैं अगर इसकी बात करता हूँ कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, आपके 100 क्वेश्चन आने हैं टोटल। ठीक है, 25-25 क्वेश्चन चारों सेक्शन से आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, सही करोगे तो 2 नंबर, स्किप करोगे तो 0 नंबर, और गलत कर दोगे तो एक नेगेटिव मार्किंग भी होगी -0.5 मार्क्स की। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 50 नंबर। अगर टोटल आप देखेंगे तो 200 नंबर में से आपका मेरिट बनेगी। इतना पार्ट क्लियर हो गया। अलग अलग शिफ्ट्स में एग्जाम कराया जाता है, तो एसएससी का एक स्टैंडर्ड नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है, वो लगाया जाता है, जिससे कि अगर किसी की इजी शिफ्ट पड़ गई या किसी की हार्ड शिफ्ट पड़ गई तो चीजें बैलेंस हो जाए, किसी को अनड्यू एडवांटेज ना मिले। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, ये आपका सेक्शंस आप देख रहे हैं, टोटल 200 नंबर आप में से आपकी मेरिट बननी है। आप यहाँ पे 4 सेक्शंस देखेंगे, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। अगर आप नए हैं, ठीक है, इस फील्ड में नए आ रहे हैं, अभी से पहला फॉर्म या आप भर रहे होंगे, या आपकी नॉलेज नहीं है ज़्यादा चीज़ों की, तो आप सिर्फ, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, तो इन तीनों सेक्शंस पे आपको अपनी कमांड बनानी है। जीके आप बहुत ज़्यादा इस टाइम में नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी हर इंसान अलग होता है, कुछ लोगों का मैथ्स और इंग्लिश पहले से बेटर होता है, तो वो रीजनिंग कर लेंगे और अपना थोड़ा क्वांट जीके पे भी फोकस कर लेंगे, तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप नए हैं तो मेन टारगेट आप इन 3 सेक्शन का रखें, इन तीनों में आपने अच्छी तैयारी करी तो 150 नंबर यही है, यही आपको कट ऑफ क्लियर कराएगा। ठीक है, खाली कट ऑफ क्लियर करने में भी सिलेक्शन नहीं होता, उससे ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे ऑब्वियसली आपको, बट मैं कह रहा हूँ कि ये मेन 3 सेक्शन है जिस जो आपके हाथ में होता है। जीके काफी अनएक्सपेक्टेड भी एसएससी में आजकल हमने देखा है पूछी जा रही है, सीजीएल में काफी पुराने पुराने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। तो मेन 3 सेक्शन कवर करें, उसके बाद अगर आप जीके कर रहे हैं तो उसमें स्टैटिक वाला पार्ट और करंट पोर्शन आपको बहुत अच्छे से करना है। ठीक, तो टारगेट यही होना चाहिए, इसमें 150 की आपने तैयारी करी तो
बहुत अच्छी तैयारी अगर आपको होगी तो यह है कि 130 तक इसी में ले आए, 135 तक इसमें ले आए, बाकी जीके में जो मिल जाए वो बोनस। आगे बात करते हैं। ये सारा कुछ इसके बारे में बता रखा है, वो सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी हैं। कुछ मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स है कि इतने इतने होने ही चाहिए आपको कट ऑफ, मतलब टीयर वन को क्लियर करने के लिए। बाकी इसका कुछ महत्व नहीं है। जैसे अनरिजर्व कैटेगरी का 35% लिखा हुआ है, 35% कितना हो गया, 70 नंबर। 70 नंबर पे वैसे ही कोई पोस्ट क्लियर नहीं होनी है, कोई कट ऑफ क्लियर नहीं होनी है, ठीक है। ऐसे ही ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का लिखा हुआ है, अदर कैटेगरी का लिखा हुआ है, इतने इतने परसेंट होने चाहिए, ठीक है। दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। बाकी बहुत सारी पोस्ट होंगी जिसकी मान लो अगर आपकी 5 तक वैकेंसीज हैं तो आपको 20 गुना कैंडिडेट्स बुलाते हैं। मान लो किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अपने पास 4 वैकेंसीज हैं तो 80 कैंडिडेट टीयर उनको क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ आपकी वैकेंसी 5 से ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपके 10 गुना कैंडिडेट्स बुलाएंगे, लेकिन मिनिमम 100 तो होना ही चाहिए। मतलब जैसे मान लो 7 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, 7 कैंडिडेट्स, सॉरी 7 वैकेंसी थे एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, तो करेंगे क्या, 7 का 10 गुना तो 70 हुआ, लेकिन 70 नहीं, कम से कम 100 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो टीयर वन की कट ऑफ को क्लियर करेंगे, तो कट ऑफ इस हिसाब से बनाई जाएगी टीयर वन की, ठीक है। 12 कैंडिडेट हुआ तो 120 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो टीयर वन की कट ऑफ को क्लियर करेंगे। बाकी आप सिलेबस देख सकते हैं, मैट्रिकुलेशन लेवल का ये सिलेबस है, जनरल सिलेबस है। बाकी इसकी जब मैं टॉपिक वाइज जो पीडीएफ हमने क्रिएट करी थी उसके बारे में जब मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोस में कि किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए, तो वहां से सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। वरना आरबी एप्लीकेशन पे अगर आपने पीडीएफ वाला वो लिया हुआ है सब्सक्रिप्शन 199 का, तो उसमें सारी टॉपिक वाइज पीडीएफ मिल जाएगी। आप एक पर्टिकुलर एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 में वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके पास यहाँ पे हायर सेकेंडरी लेवल का पूरा सिलेबस दिख रहा होगा और यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल का पूरा सिलेबस दिख रहा होगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है सिलेबस में मैट्रिकुलेशन और ग्रेजुएशन लेवल में। अगर आपने सीजीएल की तैयारी की हुई है तो सारा सिलेबस आपको ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा, कुछ अलग नहीं है इसके अंदर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 की सारी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है, ठीक है। @RBE_S सर्च कर सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे आप इनकी पीडीएफ पे जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे ही आपने एसएससी सीजीएल 2021 2020 ये सारे एग्जाम्स की पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। एसएससी फॉर्मेट में, आरबी प्रिंटेबल फॉर्मेट में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, तो इट इज मस्ट कि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी की सारी शिफ्ट 132 प्लस शिफ्ट की ओवरऑल पीडीएफ, सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ, ठीक है, मॉक फॉर्म पीडीएफ, बहुत कुछ प्रोवाइड किया है जो कि आप यूज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में। और मतलब रेलवे एग्जाम्स की मैंने बात करी, बाकी एसएससी एग्जाम्स के लिए ऊपर इतनी सारी पीडीएफ हैं, वो देख सकते हैं पैटर्न को समझने के लिए। पीडीएफ आप देखेंगे जैसे यहाँ पे जो अपना सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 हुआ था 5 शिफ्ट में हुआ था ग्रेजुएशन लेवल पे, 7 शिफ्ट में अपना हायर सेकेंडरी लेवल पर, और 18 शिफ्ट में मैट्रिकुलेशन लेवल पे हुआ था। तो इन सब की ये पीडीएफ के एक फ्रंट पेज हैं जो आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। ये शिफ्ट्स दे रखे हैं, कब कब एग्जाम हुआ था, काफ़ी यूजर फ्रेंडली पीडीएफ हैं कि आप क्लिक करेंगे आप उस पर्टिकुलर शिफ्ट पे जाके ट्राई कर सकते हैं। मैथ्स की जो ग्रेजुएशन लेवल की 5 शिफ्ट हुई थी उसके मैंने सॉल्यूशन भी यूट्यूब पे करा दिए थे, उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे डाली गई है, उससे पे लिंक क्यूआर कोड भी है, लिंक भी है, क्लिक करके आप वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे ये आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे जो ये लास्ट की 5 शिफ्ट है ये सिलेक्शन पोस्ट की कराई थी हमने, क्योंकि सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट थी तो सीजीएल के नाम से करवाई गई थी। और पूरी मैथ्स की तैयारी के लिए आप आरबी एप्लीकेशन ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन फॉर मैथमेटिक्स इज 1199 एंड अपने हिसाब से आप सब्सक्रिप्शन चूज कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे, ठीक है। वी हैव 3 मंथ्स प्लान एज वेल एंड 6 मंथ्स प्लस एज नॉट फॉर मैथमेटिक्स प्रिपरेशन। इसके साथ आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ वाला जो कोर्स है वो कम्प्लीटली फ्री मिलता है, मतलब इसकी सारी जब तक ड्यूरी वैलिडिटी आपकी रहेगी सारी पीडीएफ को आप एक्सेस कर सकते हैं चैप्टर वाइज, ठीक। मैथ्स की ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 की मैथ्स की चैप्टर वाइज पीडीएफ, इंग्लिश की, जीके की, रीजनिंग की, वो सारा उसी में मिल जाएगा, ठीक है। और कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी। इस टाइम पे लाइव बैचेस के चक्कर में मत जाना, 3 महीने में लाइव बैचेस में आपको कुछ नहीं हो पाएगा। रिकॉर्डेड बैचेस से अपनी थोड़ी स्पीड बना के जल्दी जल्दी कवर करना है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ये वैकेंसीज है जैसा दिखाता है आपको जो नोटिफिकेशन में दे रखा है यहाँ पे किस कैटेगरी किस पर्टिकुलर पोस्ट की कितनी कितनी वैकेंसीज है, यहाँ पे वो मिल जाएगा आपको डेटा सारा का सारा, ठीक है। कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, लेकिन एक्चुअली में जहाँ पे ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखा है जरूरी नहीं है इसके लिए सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हायर सेकेंडरी हो, ठीक है। नोटिफिकेशन में दे रखा है हायर सेकेंडरी, लेकिन जब पोस्ट डिटेल्स में जाएंगे एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे तो कुछ पोस्ट ऐसी होंगी जिसमें आपको एक्स्ट्रा स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट होगी। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। अपने पास ये वाली एक पर्टिकुलर पोस्ट है मेडिकल असिस्टेंट, सेंट्रल रीजन की ये पोस्ट है, ठीक है। लेवल 1 इसमें मैट्रिकुलेशन मांगी गई है, खाली 18 से 25 एज लिमिट दी गई है।
एक सेकेंड। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि यहाँ पे हमारे पास ये पर्टिकुलर पोस्ट है, यहाँ पे तो सिर्फ लिखा है मैट्रिकुलेशन लेवल नोटिफिकेशन में, लेकिन अगर इन डिटेल इसकी पोस्ट डिटेल्स में जाएंगे एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम, जो कि मैं बताऊंगा कैसे आपको सर्च करना है, उसमें आप दिखेंगे यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए पोस्ट कोड से आप मैच कर सकते हैं TR12522। ठीक है, इसमें यहाँ पे 10th पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, उसके साथ साथ ये भी लिखा हुआ है सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। मतलब खाली मैट्रिकुलेशन लेवल पास होना ही काफ़ी नहीं है, उसके साथ साथ आपको फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का। तो प्रॉब्लम क्या है ना, देखने में तो हमें 2000 वैकेंसीज लग रही है, लेकिन जिसके लिए आप एलिजिबल हो मैट्रिकुलेशन लेवल की पोस्ट के लिए अगर खाली एलिजिबल हो, तो वो बहुत लिमिटेड पोस्ट होंगी। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल की बहुत लिमिटेड पोस्ट होंगी, आपके हायर सेकेंडरी लेवल की बहुत लिमिटेड पोस्ट होंगी। ये काम भी मैं आपके लिए करके दे दूंगा कि कौन सी पोस्ट ऐसी हैं जो सिर्फ मैट्रिकुलेशन लेवल के लिए है, मतलब जिसने खाली मैट्रिकुलेशन की हुई है वो अप्लाई कर सकता है, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, 2 से 4 दिन के अंदर वो सारी पूरी एक्सेल शीट में क्रिएट करके, जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ आपके लिए बेस्ट पोस्ट कौन सी है। बहुत लंबा प्रोसेस अभी मैं बताऊंगा कैसे पोस्ट डिटेल्स वगैरह सर्च करने का, उसे सिंप्लीफाई करके मैं टेलीग्राम चैनल पे एक एक्सेल फाइल डालूंगा, जिससे आप इजीली अपने लिए बेस्ट जॉब चूज कर सकते हैं, और या वो पोस्ट जिसके लिए आप एलिजिबल हैं वो चूज कर सकते हैं अगर ये अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो देखने में 2000 वैकेंसी है, लेकिन हो सकता है आप सिर्फ गिनी चुनी वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो। सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर आपके पास एक पर्टिकुलर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। होता क्या है, देखो इस एग्जाम के बारे में ज़्यादा लोगों में इन्फॉर्मेशन जल्दी नहीं होती। ठीक है, मान लो आपने जैसे यहाँ पे फर्स्ट एड में मांगा था कि आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, अब कुछ लोगों के पास होंगे और जिन लोगों के पास है हो सकता है उन्हें इस एग्जाम के बारे में पता भी ना हो, इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल ना हो। ठीक है, तो इस तरह की अगर कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन आपके पास है और उसके लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई हैं, तो काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं कि आप सिलेक्शन तक पहुंच जाएं, क्योंकि उसकी हो सकता है कट ऑफ इतनी ज़्यादा ना जाए। ठीक है, जो पोस्ट ऐसी होंगी जिसमें हर कोई एलिजिबल है, उसकी कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाएगी, उसमें कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। तो जिन लोगों के पास कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है और उसके लिए यहाँ पे कोई रिक्रूटमेंट अगर निकाली गई है, तो उनके लिए यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। ठीक है, अब मैं आपको एक बार डिटेल में फॉर्म फिलअप बाकी सारी चीज़ें एक बार समझा देता हूँ, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। अभी भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट इस वीडियो में बचा हुआ है, स्किप ना करें। ठीक है, समझ आ जाएगा तो टेलीग्राम चैनल पे जब वो एक्सेल फाइल आएगी तो उसे देखते हुए आप बड़े आसानी से अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, रीजन वाइज भी दे दूंगा वो मैं। ठीक, देखो सबसे पहले तो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.ssc.nic.in, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा एसएससी की वेबसाइट का। ठीक है, यहाँ ये नोटिफिकेशन है आपका, यहाँ पे आपको 1 टाइम पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है अगर आप पहले एसएससी का कोई फॉर्म नहीं भरा। ठीक है, उसके लिए आपने न्यू रजिस्टर नाउ करके न्यू यूजर की तरह रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर एसएससी का फॉर्म आपने पहले भर रखा है तो यहाँ पे आपकी कुछ डिटेल्स पहले से ही हो रखी होंगी शो, वरना आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, आपने लॉगिन कर लिया, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म फिल कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज, ये पोस्ट डिटेल्स का दिख रहा है ना आपको, तो जो भी पोस्ट आप देखेंगे जो नोटिफिकेशन में दे रखी है, नोटिफिकेशन के एंड में ये सारी पीडीएफ आपको दे रखी होगी इस तरीके की, जिसमें पोस्ट दे रखी है रीजन वाइज। ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं, वरना टेलीग्राम चैनल से देख लेना, वहां पर अलग से एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी खाली पोस्ट से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे पोस्ट डिटेल पे जाएंगे। पोस्ट डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपको रीजन सेलेक्ट करना है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो नॉर्दर्न रीजन से हो, सदर्न रीजन से हो, वो रीजन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन का नेम सेलेक्ट करेंगे। अब नॉर्दर्न रीजन सेलेक्ट करके एग्जामिनेशन नेम में आपको क्या करना है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 को सिलेक्ट करना है, क्योंकि फेज 10 एग्जामिनेशन की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने मान लो कोई भी पोस्ट सिलेक्ट करी, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है सीआर, जो अभी मैंने दिखाई थी वो वाली पोस्ट आपने देखी। ये वाली पोस्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए जो नोटिफिकेशन में आपने देखा था, तो यहाँ पे आप पूरी लिस्ट आ रही होगी, वहां पे ये वाली पोस्ट निकाल के साइड में ऑप्शन आ रहा होगा कंप्लीट डिटेल्स का, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह की आपको ये पूरी की पूरी विंडो दिख जाएगी, जिसमें डिटेल्स होंगी सारी की सारी, क्या क्या वैकेंसीज है वो सब। मेन चीज क्या है, एसएससी को क्या करना चाहिए था, जब नोटिफिकेशन आ डाला था ना वो इतना बड़ा तो कर ही रखा था, यहाँ पे एक और कॉलम डाल देते साइड में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे एक कॉलम एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन का मिल जाता तो आप लोगों के लिए फॉर्म भरना बहुत आसान हो जाता, लेकिन यहाँ पे इसके लिए क्योंकि एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नोटिफिकेशन में डाली हुई, आपको ये सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे। हर एक कैटेगरी, हर एक कोड के लिए आपको जाके देखना पड़ेगा कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो नहीं है, अगर है आपके पास हो तो उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी अप्लाई आप कर भी दोगे तो डीवी में जाके बाद में रिजेक्ट कर दी जाओगे, तो उसका कुछ फायदा नहीं है। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद फॉर्म जब आप फिल कर रहे होंगे, यहाँ पे मैंने बताया 337 समथिंग पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो।
उसमें से कुछ ही पोस्ट के लिए शायद आप एलिजिबल होंगे। तो एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पोस्ट के लिए, जैसे हमने देखा है यहाँ पे कैटेगरी ऑफ पोस्ट है हमारे पास ER10122, या ये सारे जो नंबर्स हैं ये कोड्स दे रखे हैं, पोस्ट कोड्स, ठीक है। एक पर्टिकुलर पोस्ट कोड के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उतने ही आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे, ठीक है। मान लो आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो और मेल कैंडिडेट हो, तो आपको फॉर्म की पूरी फीस भरनी है। तो अगर 10 कैटेगरी ऑफ पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे तो 10 बार आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन एक बार कॉमन हो गया, लेकिन फॉर्म फिलअप आपको 10 बार करना पड़ेगा और 10 बार 100 रुपए आपके कटेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है। जब एग्जाम होगा आपका, एग्जाम 3 लेवल पे होता है। अगर मैं बात करता हूं, एक हो गया आपका मैट्रिकुलेशन लेवल, क्योंकि यहाँ पे 10th पास लोगों के लिए एक एग्जाम होगा, एक मैट्रिकुलेशन लेवल पे होगा, एक आपका हायर सेकेंडरी लेवल पे होगा और एक आपका ग्रेजुएशन लेवल पे एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। एक पर्सन को, चाहे आपने 10 फॉर्म डाले हैं चाहे आपने 50 फॉर्म डाले हैं, आपको 3 ही एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे, ठीक है। मैट्रिकुलेशन लेवल की सभी पोस्ट के लिए एक सिंगल एग्जाम होगा, हायर सेकेंडरी लेवल की सभी पोस्ट के लिए एक सिंगल एग्जामिनेशन होगा और ग्रेजुएशन लेवल की सभी पोस्ट के लिए आपका एक सिंगल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। वही स्कोर वैलिड होगा सभी पोस्ट के लिए, मैट्रिकुलेशन लेवल की, हायर सेकेंडरी वाला एग्जाम हायर सेकेंडरी की सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा और ग्रेजुएशन वाला ग्रेजुएशन की सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा। क्लियर है? तो एटमोस्ट 3 एग्जाम देने हैं। फॉर्म आप कितने भी मर्जी डाल सकते हैं, 10, 15, 20, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास एलिजिबिलिटी है या नहीं है, ठीक। अब एग्जामिनेशन सेंटर की बात करते हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे ना, जब पहली पहली बार फॉर्म भरेंगे, पहली पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे होगे, तो उसमें जो आप प्रेफरेंस डालेंगे, यहाँ पे आपसे पूछेगा आगे जाके कि कौन सी स्टेट में आप एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है। 3 ऑप्शन आते हैं अपने पास उसमें, जैसे यहाँ पे सेंटर एंड रीजन दे रखा है यहाँ पे कि कौन से स्टेट सिटी से आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मान लो आपने बगलपुर हो गया या मुजफ्फरनगर, पटना, आपने कोई अपने मान लो आप पटना के रहने वाले हो तो पटना के पास की 2 सिटी और सिलेक्ट कर लिया आपने प्रेफरेंस डालते टाइम फॉर्म अप्लाई करने के लिए कि हाँ यहाँ पे मैं एग्जाम देना चाहूंगा। तो आपका जो एग्जाम है उन तीनों में से कहीं ना कहीं किसी एक सेंटर पर डाल देंगे। अगर अवेलेबल नहीं हो पाया वो, तो हो सकता है थोड़ा बाहर भी जाना पड़े, लेकिन जो आपका एग्जामिनेशन सिटी जो आपने फर्स्ट फॉर्म भरते टाइम फिल करी वो आपकी लॉक हो जाएगी। आप कितने मर्जी फॉर्म भरें, ठीक है, सभी फॉर्म्स में वो ऑटोमेटिकली वही सिटी दिखाएगा, ठीक है। आप कहीं के भी रहने वाले हो सकता है आप दिल्ली के रहने वाले हो अभी पढ़ाई करने, मतलब हो सकता है आप बिहार के रहने वाले हो, पढ़ाई करने के लिए आप दिल्ली आए हुए हो, आप दिल्ली से अप्लाई करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका फॉर्म दिल्ली से डल जाएगा। लेकिन आप ऑल इंडिया की जितनी भी 337 पोस्ट कोड्स मैंने बताए सभी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपका एग्जाम कॉमन होगा, आपका दिल्ली से आप भर रहे हो, दिल्ली में आपका एग्जाम हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई? इसके रिगार्डिंग तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारी आएगी तो डॉक्यूमेंट जिस रीजन से आपने फॉर्म डाला है, मान लो आपने ईस्टर्न रीजन की एक पोस्ट के लिए अप्लाई करा है, एक सदर्न रीजन की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, एक वेस्टर्न रीजन की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे स्क्रूटिनी के लिए वो सभी जगह सभी रीजन्स में भेजने पड़ेगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी आपको सभी रीजन्स में अलग अलग ट्रैवल करना पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रख लेना फॉर्म फिल करते टाइम, ठीक है। बाकी एग्जाम आपका एक ही जगह होगा। फॉर्म फिल करने के बाद आपको, जैसे आप फॉर्म फिल कर देंगे, मैं थोड़ा सा पीछे आता हूँ, फॉर्म जैसे आपने अप्लाई कर दिया उसके बाद पेमेंट वगैरह सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस देख लेना आप, सारी चीजें ओके हैं या नहीं है। कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड लिखा आएगा लेकिन बाकी सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद प्रिंट का ऑप्शन है, ये इस पर क्लिक करोगे तो एप्लीकेशन जितनी भी आप फिल करते जा रहे हो सबका प्रिंट निकालते रहना अपने पास, या फिर अपने पास उसकी पीडीएफ सेव करके रख लेना, क्योंकि आगे उसकी जरूरत पड़ती है जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। आई होप मैक्सिमम डाउट्स मैंने आपके क्लियर कर ही लिए हैं इस एग्जाम से रिलेटेड। और ठीक है, वही सब है इसमें। जो स्कोर्स हैं वो फाइनल, इसमें एक दिक्कत थोड़ी सी ये होती है कि फाइनल सिलेक्शन के बाद आपके स्कोर्स पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, ठीक है। होगा क्या, आपके टीयर 1 के क्या कहते हैं आंसर की आएगी, टीयर 1 के आंसर की आने के बाद आपको रो मार्क्स तो पता चल जाएंगे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स नहीं पता चलेंगे आपको, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट के जो मार्क्स देते हैं ये फाइनल सिलेक्शन के बाद देते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी पूरी तरीके से नहीं है, जैसे SSC CHSL में होता है कि पहले आंसर किया ही फिर मार्क्स भी दे देते हैं। इसमें दिक्कत यह है कि ये मार्क्स बिल्कुल लास्ट में जाके बताएंगे, तो अनसर्टेनिटी काफी लास्ट तक रहती है कि क्या हुआ होगा। अब बात करते हैं फॉर्म फिल करते टाइम आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। जो फॉर्म फिल आप करेंगे उसमें जो नेम अपना डालेंगे या डेट ऑफ बर्थ जो अपनी डालेंगे वो 10th के सर्टिफिकेट या
10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से डालना मेनली, ठीक है। मैट्रिकुलेशन का मेन होता है 10th के सर्टिफिकेट में जो आपका नाम है, जो डेट ऑफ बर्थ है, वो आपको फिल करनी है। यहाँ पे लिखा है मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी सर्टिफिकेट प्रेफरेबल इज मैट्रिकुलेशन। अगर मैं आगे बात करता हूँ, जो आपका फादर्स नेम है या मदर्स नेम है, वो भी आपको अपना मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे जो है या हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट पे है, वो भी वही डालना है, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ कि आपने अलग डिटेल्स डाल दी, तो आने वाले स्टेजेस में आपका कैंडिडेचर कैंसिल करने की पावर है उनके पास, ठीक है। ऑल्दो थोड़ी बहुत चीज़ें, थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो एफिडेविट वगैरह से चल जाता है, बट आई रिकमेंड आप कोई भी फॉर्म भरते टाइम गलती ना करें, साइबर कैफे वाले भैया के हाथ में पूरी जिम्मेदारी ना डाल दें, कुछ चीज़ों को एक बार वेरीफाई करें। ऑल्दो एसएससी एक करेक्शन विंडो भी देता है, फॉर्म फिल करने की शायद लास्ट डेट अपना 13 जून है, उसके बाद 5 दिन की एक करेक्शन विंडो मिलेगी जिसमें आप करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन खुद नहीं पता होता कि हमने फॉर्म भरते टाइम गलती कर दी, लेटर स्टेजेस में पता चलता है, जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना इन चीज़ों पे, ढंग से फॉर्म को भरना, ठीक है। अब जो फोटोग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से अभी सीजीएल में लगभग 1 लाख एस्पिरेंट्स का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है 20 लाख में से, सीएचएसएल में भी काफी ज्यादा लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। फोटोग्राफ और सिग्नेचर ये कैसे अपलोड होना चाहिए? जो फोटोग्राफ होनी चाहिए आपकी जेपीजी फॉर्मेट में 20 से 50 केबी के बीच में होनी चाहिए। इसकी जो फोटो की साइज है वो 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर का मेनली मतलब यही है कि जो रेशियो होना चाहिए आपका, ये आपका 3.5 होना चाहिए विड्थ, और हाइट होनी चाहिए आपकी 4.5। पासपोर्ट साइज फोटो की जनरली यही होती है, ठीक है। लेकिन आपको स्ट्रिक्टली इसी फॉर्मेट में रखना है, इसमें वेरी नहीं करना। अगर थोड़ा बहुत भी आप बनाओगे तो मैं बताऊंगा अभी कैसे बनानी है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है मोबाइल में, कैसे आपको फोटो और सिग्नेचर क्रिएट करने हैं एसएससी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। वो वीडियो दे देना, आई बटन भी मिल जाएगा आपको, या फिर लिंक उसका आप टेलीग्राम चैनल पर अलग से डाल दूंगा, तो एक बार देख लेना। तो आपकी फोटो होनी चाहिए, उसका फेस, आपका फेस 40% एरिया उसका ऑक्यूपाई करना चाहिए। आपकी जो फोटो होनी चाहिए उसमें ना कैप होनी चाहिए, ना स्पेक्टिकल्स होने चाहिए, और बहुत कान क्लियरली विजिबल होने चाहिए। इस बार एसएससी ने क्लियरली बोल्ड कर दिया ये चीज को कि कैप नहीं होनी चाहिए, स्पेक्टिकल्स नहीं होनी चाहिए। पहले इतना बोल्ड वगैरह नहीं करते थे ये, लेकिन जब इतने लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हुए, इतनी ग्रीवेंसेस डाली गई, तो एसएससी थोड़ा और मॉडिफाई करा, उन्होंने थोड़ा और इजी टू अंडरस्टैंड बनाने की कोशिश करी है चीजों को, ठीक है। ऐसी सिग्नेचर की बात करूं, सिग्नेचर थोड़ा सा चेंज कर दिया इन्होंने इस बार। सिग्नेचर आपका जेपीजी फॉर्मेट में 10 से 20 केबी में होना चाहिए। सिग्नेचर का ध्यान रखना है, जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो देखी है, पहले सिग्नेचर का होता था कि 4:2, जो आपकी विड्थ है वो 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो आपकी हाइट है वो 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे बदलाव कर दिया है, सॉरी, जो हाइट होनी, विड्थ हाइट होनी चाहिए वो 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर कर दिया। मतलब बॉक्स क्या हो गया, लगभग कुछ ऐसा सा बॉक्स होगा आपका, चौड़ाई इतनी होगी और हाइट इतनी होगी, कुछ ऐसा सा दिखेगा आपका जो सिग्नेचर वाला बॉक्स होगा। तो ये डायमेंशन एक्यूरेट कर लेना, ठीक है। जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने 4:2 लिया था, क्योंकि अब तक एसएससी में 4:2 चल रहा था, तो हो सकेगा तो वो भी फिर दोबारा अपडेट करके बना दूंगा, वरना ध्यान रखना इस चीज का 4:3 है इस बार, ठीक है, सिग्नेचर में। मैं अलग से वीडियो बना के भी ये वाला पॉइंट एक बार दोबारा हाईलाइट करूंगा, फिर गलती ना कर दो कोई। एसएससी ने कुछ फोटोग्राफ्स दे रखे हैं, कौन सी अलाउड है कौन सी नहीं है। जैसे ये नॉर्मल फोटो है, ये अलाउड है, ठीक है। बाकी सारी फोटोज, ये वाली फोटो अलाउड नहीं है, ये फोटो अलाउड नहीं है, ये ब्लर फोटोज अलाउड नहीं है आपकी, ये चश्मे के साथ फोटोज अलाउड नहीं है, इन्वर्टेड फोटो अलाउड नहीं है, साइड देख रहे हो तो अलाउड नहीं है, छोटी सी फोटो डाल दी तो अलाउड नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप। ये वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था कैसे आप मोबाइल में अपनी फोटो और वीडियो बना सकते हैं। अगेन मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सिग्नेचर इसमें मैंने 4:2 बताया था, क्योंकि पहले पिछले नोटिफिकेशन तक 4:2 चल रहे थे सिग्नेचर के लिए। इस बार एसएससी ने मॉडिफिकेशन किया है, 4:3 करा है, तो वो सही कर लेना। बल्कि फोटोग्राफ का सेम है, सिग्नेचर में बदलाव हुआ है, ठीक है। तो ये वीडियो देख लेना समझने के लिए, जैसे 4:2 बनाते हैं वैसे 4:3, बस साइज थोड़ा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे लैपटॉप में क्रिएट कर सकते हैं आप फोटोग्राफ और सिग्नेचर, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा। तो मैं वही कह रहा हूँ, 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते तक वेट कर लो, सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और सारी चीज़ें मुझे भी डिटेल में आपको समझाने में 1-1.5 हफ्ता लग जाएगा, ठीक है। तो ये वही सारी चीज़ें जो मैंने बताया था, सिलेक्शन पोस्ट, आपने पोस्ट कैटेगरी का सिलेक्ट करना है, यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे जाके आप सारी चीज़ें अपनी ये डिटेल में डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे सब साथ के साथ यहाँ पे जॉब प्रोफाइल भी दी हुई है कि ये तो जॉब हो गई अपनी, इसकी प्रोफाइल क्या होगी, किस तरह का काम आपको करना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, तो वो भी देख सकते हैं। कोई काम ऐसा है जो आपको पसंद ही नहीं है तो उस पर जाने की जरूरत नहीं है। तो यही है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिलेगी, एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझे, अपने लिए बेस्ट पोस्ट सेलेक्ट करें, और
अच्छे से अपनी तैयारी में लगे रहें। सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 की अभी नोटिफिकेशन आया, इसके बाद कोई और एग्जाम आएगा, फिर कोई और एग्जाम आएगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। सब्जेक्ट्स वही हैं, एसएससी जो भी एग्जाम कराता है 4 सेक्शन पूछते हैं, जीके, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। उनकी तैयारी आपकी बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। तो उनका अच्छे से प्रिपेयर करते रहें। मैथ सेक्शन के लिए कंप्लीट आप प्रिपरेशन मेरे साथ कर सकते हैं। आरबी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जुड़ जाएं। कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा, उसकी वीडियोस देखें, क्लास पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस की अलग से पीडीएफ मिल जाएगी, जिसे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड जो कि आजकल पूछे जा रहे हैं, सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 की टॉपिक वाइज पीडीएफ मिल जाएंगी, जो अभी फेज 9 हुआ था एग्जामिनेशन, उसकी चारों सेक्शंस, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपसे अलविदा लेता हूँ। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।